हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर रिएक्शंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया और ये देखा कि अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट हो रहा है और रेडिएशन एमिट कर रहा है। और ये रेडिएशंस कौन सी थी? अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस। और ये जो प्रोसेस अकर हो रहा है कि जिसपे अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस है एंड इट इज़ कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। ये नेचुरल प्रोसेस है बिकॉज इस प्रोसेस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई अफेक्ट नहीं था। तो इसी के साथ रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए उन्होंने हाई एनर्जी पार्टिकल्स को लो एटॉमिक नंबर मटेरियल पर स्ट्राइक कराया और ऑब्जर्व किया कि किस तरह से हाई एनर्जी पार्टिकल्स मैटर पे स्ट्राइक कराने के बाद मैटर के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या हो रहे हैं? डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो उन्होंने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसमें क्या चूज़ किया? एक नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स लिया विच वॉज रेडियम सी, कि जो क्या कर रहा है? अल्फ़ा पार्टिकल्स का एमिशन कर रहा है। और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को किस पे स्ट्राइक कराया गया? लो एटॉमिक नंबर टारगेट पर स्ट्राइक कराया गया। और ये लो एटॉमिक नंबर टारगेट उन्होंने कौन कौन से चूज़ किए? दिस में बी इधर नाइट्रोजन, एल्युमिनियम और पोटेशियम। तो उन्होंने जब इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को लो एटॉमिक नंबर टारगेट पर स्ट्राइक कराया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स मैटर से स्ट्राइक होने के बाद क्या कर रहे हैं? फर्दर पार्टिकल्स का एमिशन कर रहे हैं। मीन्स किनका? न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का एमिशन कर रहे हैं, जिसे फर्दर चैडविक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। तो फर्दर इन 1930 में बेथे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक बेरिलियम टारगेट पर क्या कराया? हिट कराया। इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पर हिट कराया और इससे हिट कराने के बाद क्या हो रही थी? रेडिएशंस एमिट हो रही थी। और इन रेडिएशंस को फर्दर किस में से पास किया गया? पैराफिन वैक्स के थ्रू पास किया गया। और इस पैराफिन वैक्स के थ्रू पास होने के बाद जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, ये पार्टिकल्स कौन से थे? प्रोटॉन्स थे। और जब इन प्रोटॉन्स को आगे रखे डिटेक्टर पर स्ट्राइक कराया गया तो ये ऑब्जर्व किया कि जब हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से हाई एनर्जी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं और ये रेडिएशंस पैराफिन वैक्स के साथ इंटरेक्ट होने के बाद प्रोटॉन को एमिट कर रही हैं। इसी के साथ साथ फर्दर और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्हें भी सेम रिजल्ट ही ऑब्जर्व हुए। फर्दर इन 1932 चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब इन हाई एनर्जी रेडिएशंस को इस पे स्ट्राइक कराया गया तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और ये माना जा रहा था कि मे बी ये न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या हों? फोटॉन्स हों। तो चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिसाइजली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी की। और उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ एमिट हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल के बेरिलियम टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद, ये कौन सा पार्टिकल है? दीज आर न्यूट्रॉन्स। ये क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, जिनकी बहुत ही हाई एनर्जी और बहुत ही हाई स्पीड है। कि जब ये पार्टिकल्स फर्दर पैराफिन वैक्स से इंटरेक्ट होते हैं तो प्रोटॉन का एमिशन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये क्या किया था? आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन स्टडी की और जिससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ से देखिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है कि जब भी किसी टारगेट पर हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक कराया जाता है तो टारगेट मटेरियल में जो एटम्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट गेट डिसइंटीग्रेट। तो ये कन्वर्जन एलिमेंट के न्यूक्लियस का इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट, इसे क्या कहते हैं? दिस इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि सपोज एक्स कोई एक टारगेट है और इस पर हाई एनर्जी पार्टिकल मींस ए बोम्बार्ड कराया जाए तो ये क्या करता है? दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और क्या करता है? इससे अलग कोई बी पार्टिकल्स का एमिशन करता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियस के कन्वर्जन की, दीज आर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हम इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लाइक कि एक्स अगर टारगेट है और इस पर क्या स्ट्राइक किया गया? प्रोजेक्टाइल। और ये स्ट्राइक करने के बाद नया जो पार्टिकल एमिट हो रहा है दैट इज़ बी। और जो नया
न्यूक्लियस क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ वाई। तो हम इस न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो फर्स्ट रदरफोर्ड ने जो 1919 में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी स्टडी की थी, तो उन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन क्या है, लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट, इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया गया। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, दीज आर हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 4 2। तो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो क्या हो रहे थे, नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट हो रहे थे, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन टारगेट पर हिट कराया गया। तो ये हिट कराने से फर्दर क्या मिल रहा था, फर्दर ऑक्सीजन 17 विद एटॉमिक नंबर 8 और प्रोटॉन एमिट हो रहे थे। तो उन्होंने ये बताया, इनिशियली ये माना जा रहा था कि मे बी ये जो प्रोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी, बट फर्दर जब उन्होंने प्रिसाइजली ये एक्सपेरिमेंट किए तो ये बताया दिस इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि जब भी हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल टारगेट पर स्ट्राइक करता है तो उससे हमें क्या मिलता है, एक नया पार्टिकल और उसके साथ एक कन्वर्टेड चेंज न्यूक्लियस भी मिलता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। इसी के साथ साथ हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दिस इज़ ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से ये एक वी बॉक्स कंसीडर किया हुआ है। यहाँ एफ जो है दिस इज़ सिल्वर फॉयल, और ये एस क्या है, स्क्रीन है, कि जब इस पे पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगी, सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी, और इस सिंटिलेशन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इस बॉक्स में यहाँ एक डी पोजीशन है, इस डी पोजीशन पे रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया है जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल को एमिट करेगा। और ये क्या है, ये डी जो जहाँ सोर्स रखा गया है, ये क्या है, मूवेबल पोजीशन है, कि हम इसका डिस्टेंस सिल्वर फॉयल के साथ चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ टी जो शो की हुई है, इसके थ्रू गैसेस क्या हो रही हैं, बाहर, इसमें गैस फिल की गई है, और ये गैसेस क्या हैं, इस टी ट्यूब से बाहर भी जा सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को, इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने इस बॉक्स में डिफरेंट गैसेस इंट्रोड्यूस कराई। तो इनिशियली जब उन्होंने यहाँ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कराया एट एटॉमिक प्रेशर, तो कोई भी सिंटिलेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही थी स्क्रीन पर। बट जब इस बॉक्स में नाइट्रोजन को फिल कराया गया, तो जब ये हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो इस नेचुरल रेडियोएक्टिव सोर्स से एमिट हो रहे थे, जब वो इस बॉक्स में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उसके बाद किसे प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोटॉन्स को। और ये प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, फर्दर यहाँ सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया गया। तो उन्होंने ये देखा कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाए तो कोई भी सिंटिलेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही थी, डिस्टेंस चेंज करने पर भी, मीन 7 सेंटीमीटर से फर्दर भी डिस्टेंस अगर चेंज किया गया तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। बट अगर इसी बॉक्स में नाइट्रोजन गैस फिल की गई, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया एट 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस एफ, यहाँ क्या ऑब्जर्व हुई, सिंटिलेशन ऑब्जर्व हुई। और उन्होंने इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया, कि जो यहाँ से हाइड्रोजन का जो एलिमेंट पार्टिकल है, मींस H1, या फिर ये कहें कि प्रोटॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या हैं, ये कोई इम्प्योरिटी नहीं है नाइट्रोजन में प्रेजेंट। ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल जब इस टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक होने के बाद प्रोटॉन्स को एमिट कर रहा है और एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज़ ऑक्सीजन आइसोटोप। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटली उन्होंने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशंस ऑब्ज़र्व की, और ये बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो किए गए हैं, ये किसकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की। बट ये न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्मॉल है, बट ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा। जैसे कि उन्होंने बताया इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि जो गैसेस अंदर फिल हैं, उनमें से मिलियंस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स
जब इंटरेक्ट करते हैं नाइट्रोजन एटम्स के साथ तो उनमें से एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। मींस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रोटॉन के प्रोड्यूस होने की, बट ज़ीरो नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को और भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और इसे एक्सप्लेन किया। इसके बाद फर्दर रिएक्शन क्या थी, जब उन्होंने यहाँ पर क्या किया, नाइट्रोजन गैस फिल की गई। उन्होंने जब इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को मीन्स हीलियम 42 को किस पर स्ट्राइक कराया, फ्लोरीन 19 पर, तो हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स मिल रहे थे विद नियॉन 22 विद एटॉमिक नंबर 10 प्लस में प्रोटॉन। तो इस तरह से उन्होंने ये रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व किया और ये कंफर्म किया दैट इट्स पॉसिबल टू डू आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इन लेबोरेटरी। तो इस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शंस के परफॉर्म की, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म की बाय स्ट्राइकिंग हाई एनर्जी पार्टिकल्स और टारगेट। तो अब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए हम कौन से पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ड्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं और गामा रेडिएशंस भी हो सकते हैं। तो अगर ये क्या है, ये इन सभी पार्टिकल्स को हम एज ए प्रोजेक्टाइल यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करवाने के लिए। तो ये क्या है, फर्स्ट तो ये अल्फ़ा पार्टिकल ही है, प्रोटॉन भी हो सकता है ये हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल, और ड्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ड्यूट्रॉन्स, और इधर इट मे बी न्यूट्रॉन्स और दिस मे बी गामा रेडिएशंस। और कुछ केसेस में हमें अगर इन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए तो इन पार्टिकल्स को हम किस तरह से एक्सेलरेट करते हैं, थ्रू न्यूक्लियर एक्सेलरेटर्स, जो आप आगे भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर एक्सेलरेटर्स की हेल्प से इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ की जाती है और फर्दर टारगेट मटेरियल पर जब हिट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। दैट मीन्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनी अनदर एलिमेंट। तो इस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया। और रदरफोर्ड के बाद चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी की एक्सपेरिमेंट को करते हुए न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। सो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। मींस कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए कौन कौन से लॉज हैं जो कंजर्व होने ज़रूरी हैं और ये कंजर्व होते हैं। तो फर्स्ट कंजर्वेशन लॉज के बारे में अगर हम डिस्कस करें न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो फर्स्ट जो कंजर्वेशन लॉ है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कि ये कुछ कंजर्वेशंस लॉ हैं जो हर न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैलिड होंगे तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन अकर हो पाएगी। जैसे कि आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट लॉ कौन सा है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का क्या मतलब है कि जो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन अकर होगी तो वहाँ मास और एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन मींस बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल मास और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट। जैसे कि हम लेट्स इसे डिस्कस करते हैं। ने क्या किया, कोई टारगेट एक्स चूज़ किया जिस पर हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक कराए गए। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसी के साथ पार्टिकल्स का भी एमिशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का कंसेप्ट लगाएं तो यहाँ क्या होगा, ए क्या है, प्रोजेक्टाइल जो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है और टारगेट मटेरियल पर हिट कराया गया। तो इसके पास किस तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, और कौन सी एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल ए के पास। इसी तरह जो हम जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस फर्दर स्टडी करेंगे उस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो टारगेट है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो अगर टारगेट रेस्ट पर है तो इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी। तो ये रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी, mc²। इसी तरह आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन हमें क्या मिल रहा है, अनदर पार्टिकल मिल रहा है। तो ये पार्टिकल मूव हो न्यूक्लियस रिकॉयल भी हो सकता है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी वाई न्यूक्लियस की और रेस्ट मास एनर्जी my c²। ये किसके लिए है, जो नया न्यूक्लियस
क्रिएट हुआ है। इसी के साथ जो बी पार्टिकल एमिट हो रहा है, इस पार्टिकल के पास भी क्या होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी ई बी और रेस्ट मास एनर्जी ई बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी अप्लाई करें तो क्या होगा कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, बिफोर रिएक्शंस कौन कौन से टर्म है, प्रोजेक्टाइल मींस ई ए प्लस में रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस में यहाँ क्या है टारगेट की रेस्ट मास एनर्जी, बिकॉज ये क्या है रेस्ट पे है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर रिएक्शन एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दिस वाई न्यूक्लियस प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल प्लस में रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल। तो इस तरह से ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी की रिलेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। सो ये क्या था, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसी के साथ आप नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए हमने क्या चूज़ किया है कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और एक्स टारगेट क्या है, रेस्ट पर है। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मूविंग पार्टिकल की जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास एम ए वी ए विल बी द मोमेंटम। एक्स तो क्या है, रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम ज़ीरो। इसी तरह अगर हम आफ्टर रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, एम वाई इंटू में वी वाई। एंड बी पार्टिकल की अगर बात करें जो एमिट हो रहा है आफ्टर रिएक्शन, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम बी वी बी, वेयर वी बी विल द वेलोसिटी ऑफ दिस एमिटेड पार्टिकल। तो जिस तरह से मास और एनर्जी कंजर्व थे, इसी तरह लीनियर मोमेंटम भी बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। क्लियर। Now next conservation law is conservation of angular momentum। तो total angular momentum क्या होता है, total angular momentum is the sum of linear orbital angular momentum and spin angular momentum। तो जो angular momentum before न्यूक्लियर रिएक्शन है वो सेम एंगुलर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन भी होना चाहिए। तो इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कंजर्व रहता है। इसी तरह अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, आप यहाँ से देखिए जो हमने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में देखा, और जहाँ से क्या हुआ कि जहाँ न्यूट्रॉन पर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किए गए, तो यहाँ देखिए क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ हीलियम न्यूक्लियस है, अल्फ़ा पार्टिकल, तो इस तरफ अगर हम चार्ज देखें 7 + 2 9, और अगर आफ्टर रिएक्शन देखें तो ये क्या है 8 + 1। इट मीन्स इस न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व है, मीन्स जितना बिफोर रिएक्शन चार्ज था उतना ही चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो होता है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस अकर हो। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स और से मास नंबर, मींस बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो मास है, न्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा कंजर्व रहते हैं। आप देखिए यहाँ से, यहाँ इसका जो मास नंबर है वो 4 है अल्फ़ा पार्टिकल का, और नाइट्रोजन का 14, तो इनका सम क्या हो जाएगा 18। इसी तरह आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए क्या बन रहा है, न्यूक्लियस ऑक्सीजन, और इसी के साथ प्रोटॉन्स का एमिशन हो रहा है, तो 17 + 1 इज़ 18। तो इट मीन्स जितना मास नंबर बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन है उतना ही आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन है। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मास number is also followed during nuclear reaction। इसी के साथ नेक्स्ट जो कंजर्वेशन लॉ है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स। कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि सपोज कि बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शंस ये जो पार्टिकल्स हैं ये फर्मी डीरेक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन भी क्या करेंगे, ये फर्मी डीरेक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। इसी तरह आप अगर सपोज ये बिफोर रिएक्शन बोज आइंस्टाइन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आफ्टर रिएक्शन भी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये
क्या है कि इस केस में भी क्या होगा, स्पिन और जो उनकी स्टैटिस्टिक्स है कि वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे। सो लास्ट वन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, मींस बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन क्या होनी चाहिए, पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। मींस अगर आप देखें कि यहाँ ये क्या है, इनकी अगर नेट ओड पैरिटी है तो आफ्टर रिएक्शन भी पैरिटी ओड होनी चाहिए, और अगर बिफोर रिएक्शन इवन पैरिटी है तो आफ्टर रिएक्शन भी नेट पैरिटी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पैरिटी भी कंजर्व होती है। अब आप ये देखिए कि कौन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंजर्व नहीं रहती। इनमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंजर्व नहीं रहता और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट भी कंजर्व नहीं रहता। हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट है ये किसकी वजह से था, न्यूक्लियस की शेप की वजह से। मींस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा उसके कोरस्पॉन्डिंगली न्यूक्लियस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन जो क्वाड्रपल मोमेंट था आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन भी क्वाड्रपल मोमेंट सेम हो। इसी तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है, तो ये क्वांटिटीज़ क्या है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्व नहीं रहती। So these are some conservation laws which are followed during nuclear reaction. So let's stop here, and this further we will discuss about kinematics of nuclear reaction in next lecture. Thank you, students.